हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। मेरा नाम है रोशन कुकरेजा और मैं ई सरल में आपको एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री समझाने वाला हूं। राइट, हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज देख रहे हैं जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 यहाँ पर कवर किया हुआ है। उसमें फॉर्मूलेस की पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्विकली इसके फॉर्मूले की पॉइंट्स और जो टॉपिक रेलिवेंट टॉपिक है उनको रिवाइज करके हम समझेंगे। इस रिवीजन सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं, वर्क और हीट के बारे में डिटेल, हीट कैपेसिटी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेम गोज फॉर एंथैल्पी एज वेल। डिफरेंट प्रोसेस में वर्क क्या होता है और कार्नोट साइकिल के बारे में एक इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। राइट, माइंड मैप से आप समझ सकते हो, आपके चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, तुरंत देख सकते हो कि चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करके माइंड मैप्स को रिकॉल कर लोगे तो जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं ये चैप्टर। राइट, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने ये देखा था कि आप कैसे किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल को बदल के किसी प्रोसेस को कैरी आउट करा सकते हैं। तो जैसे ही स्टेट वेरिएबल बदलता है वैसे ही थर्मोडायनेमिक स्टेट बदलता है और उस स्टेट के बदलने पे एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो तरीके हमने सुने, एक था हीट एक्सचेंज और दूसरा था वर्क। हीट एक्सचेंज कुछ नहीं है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर एक हॉटर बॉडी कूलर बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करे उसे हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज। जो दूसरा तरीका था वर्क, उसके बारे में हमने सिर्फ एक फॉर्मूला जो पढ़ा है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते आए कि F डॉट dx, वही हमने यहाँ पे सुना था। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं तो इट इज नॉट सिंपली F डॉट dx, इट इज समथिंग एल्स देन दैट। ठीक है, आज उसी को डिस्कस करते हैं और आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्या देखने जाएंगे, आज हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है। राइट, वर्क के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब वही चीज जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क दिमाग में क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कैसा वर्क है, ये पीवी वर्क है। कैसा वर्क है? पीवी वर्क। यहाँ पर पी क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रेशर, और वी क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम के चेंज होने पर हम ये कहते हैं कि किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज हुआ है और एनर्जी एक्सचेंज हुई है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। अब देखो, किसी का प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आए या दोनों में चेंज आए। जनरली हम सॉलिड्स लिक्विड की बात करते हैं तो वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम गैसियस सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज होने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी सिस्टम के एक्सपैंड होने और कंप्रेस होने पर। राइट, तो ये पीवी वर्क जो है इसको हमको स्टडी करना है, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि क्या जो वर्क हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये सिर्फ एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, या फिर वर्क टोटल या वर्क का कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हम इसके अलावा भी, पीवी के अलावा भी देख सकते हैं। खैर वो आगे की बातें हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या डील करना है, पीवी वर्क के बारे में। राइट, देखो यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया हुआ है, वर्क की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो गैस है, सपोज यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस गैस के मोल्स की वैल्यू गिवन है मुझे n। राइट, ये लेंथ ऑफ द कंटेनर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। ठीक, जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये x से मूव कर जाएगा और क्या बच जाएगा, वॉल्यूम L माइनस एक्स। यहां पे आपका क्या बच जाएगा, ये L माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन कंप्रेशन। तो अगर जब हम पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाएंगे तो हमने गैस पे वर्क किया। राइट, कौन सा वर्क किया, इसी को तो हमें पता लगाना है। तो हमने देखा कि ये x डिस्प्लेस हो गया, x से मूव कर गया फोर्स लगाने पे, तो वर्क कितना होगा, F डॉट x। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर x मूवमेंट हुआ F लगाने पे, तो लेट से अगर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो dx F लगाने पे, तो वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, dw, स्मॉल वर्क डन, dw इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx। भाई गैसेस के पार्टिकल भी तो फोर्स लगाएंगे, लेकिन वर्क कहां हो रहा है, पिस्टन पे। ठीक है, गैसेस पे। तो हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं नीचे, क्या हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है, तो F एक्सटर्नल डॉट dx। ठीक है, अगर x मूव कर रहा है तो अगर मैं मान लूं कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल वर्क होगा dw। राइट,
अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक, हमको प्रेशर के टर्म में निकालना है, तो फोर्स यहाँ से प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, राइट, F इज इक्वल टू पी इंटू ए। अब देखो स्मॉल वर्क क्या होगा, F डॉट डी एक्स, तो P एक्सटर्नल इंटू ए डी एक्स, और ए डी एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dv इक्वल टू ए इंटू डी एक्स हो गया अपना, क्लियर। अब पुट करोगे dw P एक्सटर्नल इंटू dv। अब देखो यहां पे आपका नेगेटिव साइन डेलिबरेटली लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, यहां पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है वर्क बाय सिस्टम जब होता है, यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि वर्क बाय सिस्टम, तो आप क्या कहोगे, वर्क बाय सिस्टम नेगेटिव, या फिर मैं आपसे बोलूं वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम पे जब भी वर्क होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जब ऊपर से वर्क हो रहा है तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, गैस पहले इतने वॉल्यूम में था, अब इतने वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, तो dv क्या होगा, नेगेटिव। तो जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये dv तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए आगे नेगेटिव लगाया गया ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव वर्क दें। बहरहाल अगर गैस वर्क करती है, सिस्टम वर्क करती है, तो सिस्टम जब वर्क करेगी तो क्या होगा, सिस्टम जब वर्क करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस इसको टोटल वर्क को क्या कर देगा, नेगेटिव, तो वर्क बाय सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो हमारा जो वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट dv, यानी कि मैं बोल सकता हूँ w इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv, राइट। मैंने लास्ट आपको जो वीडियो था उसमें एक चीज बताई थी, P डॉट डेल्टा वी वर्क का इक्वेशन, वो हम यहां से निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, पीवी डायग्राम पे W क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड इन P एंड V एक्सिस, राइट। तो हमने क्या लिखा, W इक्वल टू माइनस पी डॉट डी वी, राइट, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। अब देखो हमने स्टेट 1 से स्टेट 2 लेके गए, राइट, ये प्रेशर और ये प्रेशर, तो प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट, राइट, प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम एनक्लोज्ड है, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वर्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, राइट, ये आपका शेडेड पोर्शन वर्क हो गया। तो वर्क कैलकुलेट करना हो तो हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। पी एक्सटर्नल यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, ये भाई बाहर का प्रेशर है, पी एक्सटर्नल, वो जब लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बेसिकली ऊपर से पिस्टन नीचे क्यों दब रही है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होगा तभी दबाई जा रही है, ये तो नेचुरल सी चीज है ना, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कब तक दबाता जाएगा, जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बदलता, गैस का प्रेशर बदलता है, चाहे एक्सपैंड करो या कंप्रेस करो, राइट, ये हो गया। अब अगर एक और चीज देखें हम, ठीक है, हमें ये पता है dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट dv, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम लेंगे, एक ग्राफ लेंगे और उसमें देखेंगे कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे वर्क की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसमें हमें डिफरेंट स्टेट्स देखनी है, पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और 4 to 1। ये 1 से 2 गया, कुछ वर्क किया, वापस लौट के 1 पे आया, तो क्या वर्क की वैल्यू 0 होगी, नहीं, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, इसलिए उसकी वैल्यू सभी वर्क का टोटल सम हो जाएगा। तो देखो 1 से 2 गया, क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव, राइट। तो ये 1 से 2 है, ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो 2 से 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे भी v वही और यहां पर भी v वही, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहा तो dv क्या रहा, 0 रहा तो dw 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से 0। ये नेगेटिव W23 ये 0 हो गया, क्यों हो गया 0, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। 3-4 पे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये इसका एरिया अंडर द कर्व, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव वाला रीजन बड़ा था और सिमिलरली 4 और 1 के बीच में
आपका जो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन 0 हो गया। अब ये दोनों तो क्या हो गए हमारे 0 हो गए, ठीक। ये बड़ा एरिया, ये छोटा एरिया, तो नेट वर्क डन क्या होगा, ये रेक्टेंगल में आपका जो एरिया गिवन होगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं कि ये टोटल एनक्लोज्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी योर वर्क डन। समझ में आया। तो एरिया अंडर द कर्व से हम वर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो हमें यहां पर क्या देखना है, वर्क डन का साइन प्रिडिक्ट करना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 क्या है, गैस है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसने अपने वॉल्यूम को बढ़ाया है इस प्रोसेस के दौरान। ये कैसा प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान CO2 के बनने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कब होता है, जब गैस वर्क करती है, जब सिस्टम वर्क करता है। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वर्क जो है, वर्क को अलग अलग तरीके से कराया जा सकता है या वर्क अलग अलग तरीके से किया जा सकता है सिस्टम पर, ठीक है। दो तरीके हैं, एक है रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को देख चुके हैं। जो प्रोसेस इतना धीमे से हो कि हर प्रोसेस के इंस्टेंट पर आपका सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसको रिवर्सिबल क्यों बोले हम, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका प्रोसेस मूव कर रहा है, अगर हम उसके अपोजिट साइड में एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फोर्स लगा दे ताकि उसकी डायरेक्शन रिवर्ट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और जो ऐसा ना करें, जिनके ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अगर ड्राइविंग फोर्स 1 ATM है और अपोजिंग फोर्स मान लीजिए 0.1 ATM है, ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स सिग्निफिकेंटली लार्ज है। तो अगर मैं 0.1 वाली डायरेक्शन में एक स्मॉल फोर्स लगा भी दूं, स्मॉल प्रेशर बढ़ा भी दूं, तो उससे ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अभी भी बड़ी ही रहेगी। तो इस तरीके के प्रोसेस क्या होते हैं, इररिवर्सिबल, जिनकी डायरेक्शन रिवर्ट ना की जा सके। तो वर्क को हम रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर फोर्स डिफरेंस ज्यादा है तो इरिवर्सिबल, कम है तो रिवर्सिबल, ठीक है। उसके लिए हम एक ग्राफ लेंगे और सबसे पहले एक्सपेंशन वर्क को उसमें स्टडी करेंगे, राइट। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हमने यहाँ पे लिया है। अब मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, ठीक है, बस आप मुंडी हिलाते चलें, राइट। देखो ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है। तो लेट्स से कि यहां पर वॉल्यूम कितना है, V1, ठीक है, और यहां पे प्रेशर है P1। लेट्स से यहां पे प्रेशर है आपका P1, ठीक। मैं यहां पे ले लेता हूं प्रेशर P1, क्लियर। इसको अगर आप अलाइनमेंट में नहीं देख रहे हैं तो ये यहां पे P1 हो जाएगा, ठीक। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन दो तरीके से होता है सर, रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली। तो पहले मैं इरिवर्सिबल लेता हूं, ठीक। इरिवर्सिबल में क्या होता है, एक्सपेंशन की बात करें तो कंटेनर है, गैस वर्क करती है, वर्क करेगी तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। और किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, भाई अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है। तो बाहर का प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, भाई गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, तो रुक जाएगा, वर्क करना बंद हो जाएगा। तो वो वर्क कब तक करेगा, जब तक फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता, ठीक है। समझ में आ गई। और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक, अंदर का प्रेशर ज्यादा है इसलिए तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन होते होते होगा क्या, एक तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, कैसा, बढ़ता हुआ। तो V1 से V2 वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और P1 से P2 प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा था। वो कब तक एक्सपैंड किया, जब तक खुद का अंदर का प्रेशर कम नहीं हो गया। तो V2 पे इसका प्रेशर कितना हो गया, लेट्स से P2 हो गया, और ये कितना हुआ, ये आपका P1 जो ज्यादा था। अब देखो जब आप इरिवर्सिबल की बात करते हो तो क्या कहते हो, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कहां तक एक्सपैंड किया, P2 तक, यानी कि एक्सपैंड करते करते वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ये हो गया। तो इसका एरिया एनक्लोज्ड जो होगा आपका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो इसको हमने क्या कहा कि दिस इज वर्क डन
इररिवर्सिबल। ठीक, हम यहाँ पे वैल्यू देखना चाहते हैं एक्सपेंशन कंप्रेशन में। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, वो तो वे है एक्सपेंशन और कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। तो देखो वर्क इररिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इतना है। ठीक है, अब मैं रिवर्सिबली की बात करूं, ये क्या है, इरिवर्सिबली है। मैं रिवर्सिबली की बात करूं तो रिवर्सिबल में क्या होता है, प्रेशर हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। तो हर इंस्टेंट पे पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स लगभग सेम रहेंगे। राइट, तो आपने यहां से स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे इनफाइनाइटेसिमली स्टेप्स में चलते गए और आपने फाइनली कब तक उसको एक्सपैंड किया, जब तक उसका एक्सटर्नल प्रेशर इसके बराबर ना हो जाए, सॉरी गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व हो गया किसका, V1 से P2, प्रेशर भी चेंज हुआ V1 से V2। तो ये डायरेक्शन रही थी इरिवर्सिबल की और ये डायरेक्शन रहेगी रिवर्सिबल की। अब यहां पर जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक, वो रिवर्सिबल वाला एरिया अंडर द कर्व अपने इरिवर्सिबल से ज्यादा आएगा। राइट, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ये जो रेड वाला है ये आपका रिवर्सिबल हुआ। राइट, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो वर्क डन इररिवर्सिबली था वो ज्यादा था। I mean, आपका जो वर्क डन रिवर्सिबली था वो ज्यादा है किससे, इररिवर्सिबली से। यानी कि अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम रिवर्सिबली ज्यादा वर्क कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे सिस्टम से काम लेना है तो मैं कैसे लूं, कन्वीनियंट क्या रहेगा, जिसमें मुझे वर्क आउटपुट ज्यादा मिले। तो मैं क्या चाहूंगा कि व्हाट इज द कन्वीनियंट वे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, व्हाट इज द कन्वीनियंट वे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, रिवर्सिबल। तो यानी कि सिस्टम जब रिवर्सिबली एक्सपैंड होगा तो ज्यादा वर्क करेगा। समझ में आ गई बात। तो यहां से हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। नेक्स्ट हम जाते हैं किसमें, कंप्रेशन में। कंप्रेशन की बात करें तो सेम कंडीशन हम यहां पे देखेंगे किसकी, सबसे पहले कंप्रेशन में इरिवर्सिबल की, है ना। इरिवर्सिबल में अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो देखो ये वॉल्यूम V1 यहां से लेके कहां गया, ये वॉल्यूम V2, ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। ठीक, अब कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो देखो कंप्रेस जब आप कर रहे हो तो बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, कब तक गैस कंप्रेस होगी, जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो अंदर गैस का प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कब तक इंक्रीज हो रहा है, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं पहुंच जाता। तो यहां पे V1 पे हमारा प्रेशर P1, ठीक है, यानी कि कब तक वो कंप्रेस होता रहेगा, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। कंप्रेस हो रहा है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। तो यहां पे आपका ये जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा ये क्या रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये P1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये P1 यहां होगा। राइट, यानी कि कब तक होगा, कब तक बढ़ेगा वॉल्यूम, कब तक घटेगा, कब तक प्रेशर बढ़ेगा, और कहां तक बढ़े, एक्सटर्नल प्रेशर तक। तो देखो P एक्सटर्नल आपका P1, उसका एरिया अंडर द कर्व ये हो गया। राइट, तो यहां से ये क्या हुआ हमारा, वर्क डन इरिवर्सिबल। अब अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो क्या होगा, रिवर्सिबल की बात करूं, यहां पे P2 लिखना, P1 नहीं। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो क्या होगा, V1 से V2, P1 से P2, यानी कि ये कैसे जाएगा, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में जाएगा। तो यहां पे आपका P1, ठीक, और यहां से स्लोली क्या होगा, ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा यहां तक, और ये जो एरिया अंडर द कर्व है आपका
ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल वर्क डन। तो वर्क डन रिवर्सिबल हो गया आपका, राइट। तो अगर आप यहां से देखो, कंपेयर करो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क को, तो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। यानी कि अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, हम बाहर से उस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि इरिवर्सिबल ही वर्क हो, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि कन्वीनियंट कौन सा है, हम जब सिस्टम से वर्क चाह रहे हैं तो हम ज्यादा चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सिस्टम जब वर्क करे, यानी कि एक्सपेंशन जब हो तो वो रिवर्सिबल ही हो। और जब कंप्रेशन की बात है तो कंप्रेशन में हम क्या चाहते हैं कि वर्क डन इरिवर्सिबली ज्यादा है, तो हम कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम कम वर्क करें, तो हम कैसा वर्क करें, रिवर्सिबली, क्योंकि हमें सिस्टम पे वर्क करना है। तो कन्वीनियंट वे ऑफ वर्क क्या है इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल इज द कन्वीनियंट वे, क्योंकि जब वो सिस्टम वर्क करता है तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है, और जब हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो रिवर्सिबल वर्क कम होता है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। तो ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने डिफरेंशिएट किया कि कौन सा वर्क ज्यादा है, किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा, उसका वर्क ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क समझ में आया, वर्क की डेफिनेशन आई, वर्क का इक्वेशन आया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमने हीट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक सिंपल सा उसका डेफिनेशन दोबारा रिकॉल करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारे हीट रिलेटेड है। हीट क्या है, एनर्जी दैट फ्लोज इनटू वन सिस्टम टू अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, राइट, ये इसका डेफिनेशन है। तो जब हीट पे हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वर्क करा के आप एनर्जी एक्सचेंज करा सकते हो और हीट देके या लेके आप एनर्जी एक्सचेंज करा सकते हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसके n मोल्स हैं, इसका W मास है, ठीक है, तो जो हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज हीट इज व्हाट, हीट इज द एनर्जी एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हीट एक्सचेंज करने पर इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा, तो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा हम उसको मॉनिटर कर देते हैं, और हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो हम पर डिग्री चेंज के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे, यानी कि हीट को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हम हीट को बता रहे हैं कि अगर आपकी हीट देने से 1 डिग्री सेल्सियस का किसी सब्सटेंस में चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम एक नया टर्म देंगे जिसको हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। अगर मैं कोई भी सिस्टम लेता हूं, उसके 1 डिग्री को बदलने के लिए जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी, राइट। डेफिनेशन समझ में आई कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें पानी है, उसको मैं हीट कर रहा हूं, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए तो जितनी हीट लगी उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर मैं हीट कैपेसिटी को बोल दूं कि अगर मैं dq अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, ठीक है, उससे टेम्परेचर dt से चेंज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू dq when change in temperature is dt, and when that change in temperature dt equal to 1, heat capacity becomes equal to dq, right। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी इक्वल टू dq बाई dt, जब dt की वैल्यू 1 हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो जाए, तो c क्या कहलाएगा, dq बाई dt। ये अभी यहाँ पे m नहीं होगा, इस सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, c से। c क्या हो जाएगा, dq बाई dt, राइट। तो यहां से dq क्या आ जाएगा अपना, dq क्या आ जाएगा, dq c dt। यानी कि अगर मुझे हीट कैपेसिटी पता है सब्सटेंसेस की, तो हम बता सकते हैं कि हीट कितना लगेगा। अब एक चीज यहां से इमेजिन करो कि अगर किसी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, राइट, तो उसके सेम डेल्टा टी के लिए, मतलब 1 डिग्री के चेंज के लिए dq की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी अगर किसी का हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके टेम्परेचर में बदलाव लाने के लिए उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जिनका हीट कैपेसिटी डिफरेंट होता है, डिफरेंट हीट रिक्वायर्ड होती है उनमें, ताकि उसके टेम्परेचर में जो चेंज आए वो कितना आए, सेम आए, लेकिन ज्यादा हीट लेगा तो ज्यादा हीट कैपेसिटी, कम हीट लेगा तो कम हीट कैपेसिटी, ठीक। ये बात समझ में आ गई सबको। हीट कैपेसिटी को भी हमने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया हुआ है। एक है स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम में भी डिफाइन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहे हैं, यानी कि आपने मास को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है।
पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे आप कितना भी मास लो उसको आप हीट कैपेसिटी बोलोगे, लेकिन उसका जो 1 ग्राम आपने फिक्स कर दिया उसको आप स्पेसिफिक हीट बोलोगे। यानी कि आपने यहां पे मास को पर यूनिट ले लिया, अगर यानी कि आपने मास को डिवाइड कर दिया तो आपका CS क्या हो जाएगा, dQ बाय mdt। देखो अगर ये 1 ग्राम है और dt 1 है तो CS इक्वल टू dQ। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन 1 यूनिट फॉर 1 ग्राम। तो ये यहां से क्या हो गया, मेरा इक्वेशन बन गया। यहां से dQ क्या आ जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं dQ क्या आ जाएगा यहां से, तो mCS dt, ये आपका क्या आ गया, हीट कैपेसिटी। ठीक है, और स्पेसिफाई कर दिया तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, सिस्टम में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, लेकिन आपने यहां पे क्या स्पेसिफाई किया, यहां पे आपने मोल स्पेसिफाई किए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। सिमिलरली Cm इक्वल टू dQ बाय NC dt, तो यहां से dQ क्या आ जाएगा, NCm dt। अब अपन काम क्या करेंगे, अपन यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी को आगे यूज करेंगे। तो जनरली आपको क्या होगा, Cm की जगह पे कहीं कहीं C भी दिख जाएगा, तो उसका मतलब हीट कैपेसिटी नहीं, हम उसको अज्यूम करके चलेंगे कि वो मोलर हीट कैपेसिटी होगा। ठीक है ना, तो ये दो डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक, एक है मोलर। ठीक है, अब आप जब भी एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, एनर्जी का एक्सचेंज करते हो, तो दो कंडीशंस हमेशा यहां पर ध्यान रखनी है। आगे जब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे, तो दो चीजें यहां पे बिल्कुल फोकस करके देखनी है हमको, वो है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और उसको हम सबस्क्रिप्ट V से CV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही dQV बाय NDT। ठीक है, तो Q एट कांस्टेंट V हमने कह दिया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, और QV क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब देखो ये एक फर्स्ट लॉ का इक्वेशन हमने यहां पे लिया है। क्या है फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको यहां पे देखना है du इक्वल टू dQ प्लस dW होता है। यहां से dW वर्क हमने डिराइव किया माइनस P डॉट डेल V। ठीक, तो dW की जगह पे हम क्या रख देंगे, P डॉट डेल V। तो du इक्वल टू dQ माइनस P डॉट डेल V, ये जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, राइट। अब du इक्वल टू dQV, क्योंकि हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं, तो dQV। ठीक है, और dQV किसके बराबर है, NCV dt। तो यहां से du इक्वल टू NCV dt निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो CV इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से हम देखेंगे CV क्या हो जाएगा, du अपॉन NDT, राइट। तो यहां से CV का डेफिनेशन निकल कर आ गया। व्हाट इज CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या कहोगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ये जो नई चीज है इंटरनल एनर्जी का और फर्स्ट लॉ का रिप्रेजेंटेशन, ये हम आगे देखेंगे, तो आप इसको स्टार मार्क कर दो, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। इसी तरह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी होता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CP से। तो देखो फटाफट देखते हैं, CP dQP अपॉन NDT, सिंपल हो जाएगा, QV की जगह QP आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था उधर, इधर कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक, अब फर्स्ट लॉ सेम, du इक्वल टू dQ प्लस dW था, तो dQ इक्वल टू du माइनस dW माइनस PdV। ठीक है, तो dQ इक्वल टू du माइनस माइनस प्लस PdV हो गया। ठीक, यहां पे हमने वर्क को जीरो नहीं किया है। du प्लस PdV dH कहलाता है। dH भी हम आगे पढ़ेंगे। H यहाँ पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो dQP NCP dt, तो NCP dt और dH का यहाँ पे रिलेशन आ गया, राइट। तो CP इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CV और CP यहाँ पे दोनों मिल गए, और अगर हम देखें तो QV NCV dt, QP NCP dt, तो यहां पे हम इसको निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा H। तो CV हम कहेंगे डेल्टा U बाय डेल्टा T। N अगर 1 मोल ले रहे हो तो 1 मोल के लिए हो जाएगा, ठीक है।
और ऐसे ही अगर हम Cp निकालना चाहें तो Cp इक्वल टू डेल्टा H अपॉन N डेल्टा T। तो 1 मोल के लिए Cv हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा T और Cp हो जाएगा डेल्टा H बाई डेल्टा T। ये समझ में आया आपको? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन आइडियल गैस के लिए क्या होता है। आइडियल गैस के लिए हम ये जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं वो क्या है? अगेन डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। अब आप कहोगे सर ये आप पहले क्यों लिखा रहे हो, आपने अभी तो फर्स्ट लॉ तो बताया नहीं। ठीक, हम आएंगे फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ पे आएंगे जब इंटरनल एनर्जी पे आएंगे, जब एनर्जी पे आएंगे। अभी हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्क करते हैं तो क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए कितना होगा, तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम पहले इनको ले रहे हैं। अभी हम एक्चुअल में घुसेंगे कि एनर्जी जो आप कह रहे हो सर एक्सचेंज होती है हीट से, वर्क से, वो एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में तो बताओ। तो वो जो पार्ट है मैं चाहता हूं कि उसका सस्पेंस बना रहे, इसलिए हम यहां पर पहले एक्सप्रेशन इक्वेशंस की हेल्प से इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट, हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है और एंथैल्पी क्या होती है और फर्स्ट लॉ का क्या होता है। जैसे Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W आ गया। Q को हम NCV डेल्टा T माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा U क्या है, NCV dt। राइट, NCP dt इक्वल टू NCV dt प्लस PdV। Q को हम NCP dt भी लिख सकते हैं। राइट, समझ में आ गई बात? देखो NCP dt इक्वल टू NCV dt प्लस P डेल्टा V NR डेल्टा T। हम ये बोल सकते हैं PV इक्वल टू NRT, तो P डेल्टा V या PdV इक्वल टू NR dt डेल्टा T। ठीक, आपने क्या लिया, N N N और डेल्टा T कॉमन। राइट, तो Cp इक्वल टू CV प्लस R, यहाँ से Cp इक्वल टू CV प्लस R आया, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। राइट, क्लियर? ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है और एक एक्सप्रेशन और याद रखना है, Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा। राइट, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्लियर? याद रखना है इसको, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखो हम यहां से कह रहे हैं R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Cp माइनस CV R के बराबर होता है। यानी कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो, सेम अमाउंट के लिए, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, आप जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, R, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या है, कंटेनर क्लोज होता है। आपका कंटेनर जो साइज है वो अपना वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाने के लिए, हटा तो नहीं सकते बेसिकली, उसके अगेंस्ट में भी सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। बेसिकली अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, उसमें कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो अगर मैं उसको हीट करूंगा, उसका लेट्स से 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए, तो मैं उसको अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दूंगा तो मुझे एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी, एडिशनल हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट में भी थोड़ा वर्क किया जा सके। राइट, तो वो जो टोटल एनर्जी लेगा, कुछ पार्ट यूज करेगा एक्सटर्नल प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए, और कुछ एनर्जी यूज करेगा अपना 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए। वो प्रॉब्लम कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कोई एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर आपको आपके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में एडिशनल हीट नहीं लोगे। वो कब होगा, कांस्टेंट प्रेशर के केस में। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का क्या लेना देना है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि एनर्जी एक्सचेंज के टर्म में कब सिस्टम सराउंडिंग के साथ समन्वय में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, वो हमको देखना है। थर्मोडायनेमिक डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच स्टेट वेरिएबल आर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ठीक, स्टेट वेरिएबल्स नहीं बदलते, ये हम बात कर चुके हैं। जब नहीं बदलते तो स्टेट ऑफ द सिस्टम फिक्स रहता है, प्रोसेस कुछ नहीं होता है, सारे स्टेट वेरिएबल क्या रहते हैं, कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम क्या देखेंगे, स्टेट वेरिएबल्स का थ्रू आउट द बल्क कांस्टेंट रहना। ठीक है, 3 टाइप के देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मैकेनिकल, यानी कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ना हो,
गैसेस अपनी पोजीशंस चेंज ना करें, यानी कि सब अपनी जगह पर रहें, तो उस तरह को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेसिकली आपके जो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस हैं उनमें चेंज ना आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, वगैरह वगैरह। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो और उनका कंपोजिशन जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये पर्टिकुलरली एक ब्रांच है जिस चैप्टर को हम आगे डील करेंगे, राइट। तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ना होकर जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सराउंडिंग अगर टेम्परेचर के डिफरेंस पे ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये जो शब्द है थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हमारा वन ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गवर्न करने के काम आएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ। अब ये मत बोलना कि इसको जीरोथ क्यों बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्यों नहीं बोला, या इसको बाद वाले लॉज के आगे क्यों नहीं लगाया। जीरोथ लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ है और फर्स्ट लॉ के बाद आया था, राइट। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले रखना था, इसलिए नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सिंपली क्या कहता है, इस लॉ पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज आपसे खुद पूछता हूँ, आप कॉमन सेंस लगा के देखना। मैं यहां पर आया, ठीक, मैंने एक खौलती हुई गर्मा गर्म चाय में अपने सामने लेकर आया, ठीक है, और एक बिल्कुल ठंडी चाय लेकर आया, ठीक है। ठंडी मतलब तो मान के चलो रेफ्रिजरेटर से निकाल के मैंने लेकर आया उसको, ठीक है। तो बहुत ठंडी चाय है, बहुत ठंडी, और एक बहुत गर्म चाय है, ठीक है, और सामने मैंने टेबल पे रख दी। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, ठीक है। तीन चीजें कौन कौन सी हैं, एक गर्म चाय, एक ठंडी चाय, और तीसरा जिस एनवायरनमेंट में मैंने दोनों को रखा है। ना तो मेरा एनवायरनमेंट टू कोल्ड है, ना ही मेरा एनवायरनमेंट टू हॉट है। मैं रख के चला गया और मैं चक्कर काट के आ गया। जब मैं लौटा तो देखा कि वो चाय जो ठंडी थी, जो चाय जो गर्म थी, और जो सराउंडिंग है, उन तीनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। यानी कि सिस्टम हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से ऑपरेट करता है जहां पे उनके सराउंडिंग के साथ सिस्टम के टेम्परेचर आपस में क्या हो, सेम हो। बेसिकली सिस्टम सराउंडिंग के साथ या दूसरे किसी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। दिस इज योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में आता है या उसके पास आता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के टेम्परेचर को क्या करने की कोशिश करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हॉटर बॉडी कूलर बॉडी, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट बनाएगी। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पे हमने तीन सिस्टम ले लिए, ए बी सी। ये बोलता है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, और ए सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बेसिकली सिस्टम try to gain or lose energy in such a way so as to attain the state of thermal equilibrium. Clear? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, when body A is in thermal equilibrium with another body B and also separately in thermal equilibrium with a body C, तो B और C भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक। जैसे हम थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर मान लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, थर्मामीटर का बल्ब है और थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है, तो मरकरी हो गया आपका बी और हमारा बॉडी हो गया सी, और थर्मामीटर का जो बल्ब है वो क्या हो गया ए। तो जब थर्मामीटर अंदर मरकरी के साथ कांटेक्ट में था, ठीक है, तो दिस इज ए एंड सी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। जब थर्मामीटर मेरे साथ आया, बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो वो ए और बी टाइप का इक्विलिब्रियम, ठीक। तो यहाँ पे मेरा बॉडी और थर्मामीटर का जो राइज और फॉल होगा वो मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि हमने तीनों को थर्मली इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश की, राइट। जैसे हमने बल्ब को इंसर्ट किया तो बल्ब और हमारे बॉडी के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम आया, बल्ब और मरकरी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, जिससे हमें मेजरमेंट मिल गया मरकरी के राइज से कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो यही ए बी सी है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये तो तीन है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कैसे करेंगे, एनर्जी का आदान प्रदान करके। इसलिए गर्म चाय ठंडी हो जाती है, जो बहुत ठंडी चाय थी वो नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास आने की कोशिश करेगी, मतलब वो रिलेटिवली
थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी। तीनों बराबर बराबर टेम्परेचर, तो ठंडी चाय भी नॉर्मल हो जाएगी, गर्म चाय भी नॉर्मल हो जाएगी, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि गर्म चाय सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम कर दे, बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आगे बढ़ते हैं। जब आपने हीट की बात की, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की, तो हमारे बीच में ये जानना थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है कि हीट और वर्क के बीच में हम थोड़ा डिफरेंस करना चाहते हैं कि दोनों ही एक्सचेंज एनर्जी के टाइप्स हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। देखो, जब हम गैस को हीट देते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स उसके हैं ना रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, तो उनके लिए रैंडमनेस बढ़ जाती है। बेसिकली रैंडमनेस, यहाँ पर हम एक दूसरा रैंडमनेस और देखेंगे इस चैप्टर में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब आप गैस को हीट करते हो, हीट एक्सचेंज कराते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, ठीक, और पुराने स्पीड से फास्टर मूव करते हैं, इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेजी से मूव किए। लेकिन जो वर्क होता है, तो वर्क आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हो, ठीक है। आप ये कहते हो कि जब मैं सिस्टम पे वर्क करता हूँ तो गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं और इनिशियली उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहाँ पे उसका वॉल्यूम कम हो रहा होता है, यानी कि डायरेक्शन वाइज वर्क एनर्जी ट्रांसफर करता है, और हीट डायरेक्शन लेस एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसलिए हीट जो है उसको रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, और वर्क को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में आ गया ये छोटा सा डिफरेंस हीट और वर्क में, समझ में आया। अब देखो, एनर्जी 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 की हम बात कर रहे हैं कि इसका एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, ट्रांसफर हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। तो अगर हमें किसी सिस्टम की एनर्जी के बारे में बात करना हो, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एनर्जी एक्चुअल में किस एनर्जी की आप बात कर रहे हो। तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी एक मॉलिक्यूलर सिस्टम, किसी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ जो भी उसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। यानी कि इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड समटाइम्स ई। यू इज नथिंग बट यू उसके मॉलिक्यूलर मोशन, उनके पार्टिकल्स के इंटरेक्शन, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, और भी टाइप की एनर्जीज होती हैं। बस मोस्टली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इसका डिटेल्ड वर्णन बहुत लंबा है, ठीक है, उसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, उनका चेंज क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। बट आपके काम की चीज क्या है, इंटरनल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो उसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम टोटल के बराबर है। बहुत सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ग्रेविटेशन एनर्जी मत बोलना यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटेशन पूरे बल्क की है, मैटर की प्रॉपर्टी है, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होगी, राइट। तो यू जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय यू। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप क्यू और डब्ल्यू से किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हो, और वो एनर्जी क्या कहलाती है, अब इंटरनल एनर्जी। अब नाम से ही पता लग रहा है अंदर की एनर्जी, तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी कंपोनेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर ये मेजर कैसे करें। अरे मेजर करना तो दूर की बात है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी में बढ़ोतरी या उसमें कमी कितनी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। यानी वी आर ओनली एंड ओनली, इफ वी आर डीलिंग इन थर्मोडायनेमिक्स, वी आर ओनली एंड ओनली कंसर्न विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है ये हमें पता लग गया, कितनी होती है ये हम पता नहीं लगा सकते, राइट। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब सिस्टम रेस्ट में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब सिस्टम रेस्ट में है, क्योंकि किसी रेस्ट कंडीशन पे, स्टैटिक कंडीशन पे ही उसका इंटरनल एनर्जी फिक्स रहेगा। कितना रहेगा,
नहीं पता। कितना चेंज हो जाएगा जब ये डायनेमिक करेगा, जब ये मोशन करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब। तो किसी स्टैटिक कंडीशन पर, रेस्ट कंडीशन पर किसी सिस्टम की मॉलिक्यूलर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम टोटल को हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेड बाय यू। अब इसको कौन कौन चेंज कर सकता है, यानी कि ये वैल्यू क्या बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। या हम देखें कि किसके लिए कम या ज्यादा होती है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा। एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस यू इंक्रीजेस। इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट बढ़ा तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। गैसेस के पास वैसे भी मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो गैसेस की लिक्विड से ज्यादा, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा। समझ में आ गई? अब सॉलिड और लिक्विड के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन गैस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। राइट? ये बात आ गई समझ में? आगे बढ़े। फैक्टर्स अफेक्टिंग यू भी समझ में आ गया। अब अगर इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब इससे इंटर रिलेट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें इसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बदलना है। हमें स्टडी क्या करना है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आया है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी वर्क, कोई भी हीट एक्सचेंज किसी सिस्टम ने किया है, ठीक है, तो आप उसकी एनर्जी एक्सचेंज कैसे देख सकते हो? हीट एक्सचेंज से और वर्क डन से। तो लेट्स से इसका इंटरनल एनर्जी U1 है। कितना है मुझे नहीं पता, मान लिया वेरिएबल है U1 है। अगर इसको मैं Q हीट ट्रांसफर करूं तो अब इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? U2। U2 किसके बराबर हुआ? U1 प्लस Q। पहले कितना एनर्जी था? U1। हमने कितना दिया बाहर से? Q। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ? Q प्लस U1। उसको मैंने क्या बोल दिया? U2। ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब इस सिस्टम पे कोई वर्क किया। अभी तक सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो ये कैसी हीट एक्सचेंज? पॉजिटिव। और ये कैसा वर्क डन? ये भी पॉजिटिव, इसलिए मैं प्लस Q लिख रहा हूं, माइनस Q नहीं। अब इसका एनर्जी कितना हो गया? U3। U3 किसके बराबर हुआ? U2 प्लस W। अब U3 को मैं क्या लिख सकता हूं? U3 को क्या लिख सकता हूं? U2 प्लस W। U2 को क्या लिख सकता हूं? U1 प्लस Q और W की जगह पे W, तो U3 माइनस U1। इनिशियल कितना है? U1, राइट। फाइनल कितना है? U3। तो मैं बोल सकता हूं ये डेल्टा U हुआ और किसके बराबर हुआ? Q प्लस W। यानी किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है? Q और W से। जितना हीट आप दोगे उतना एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हीट दिया और उसका एनर्जी क्या हुआ? कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं गायब हो गया। आप जितना भी एनर्जी दोगे, चाहे वो हीट एक्सचेंज हो, चाहे वो वर्क करके हो, वो सारा का सारा जितना भी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया, वो सारा का सारा ट्रांसफर उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगा। तो कितनी बढ़ेगी? जितनी आप वर्क और जितनी आप हीट एक्सचेंज करोगे। यानी कि आप एडिशनली क्रिएट नहीं कर रहे हो एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा U Q प्लस W के बराबर क्यों है? क्योंकि जितना वर्क किया और जितना हीट एक्सचेंज किया उतना ही एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है, उतना ही एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई एडिशनल क्रिएशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम अपनी एनर्जी बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, कैसे? हीट और वर्क से। ठीक है, कहीं से ना लाएगा ना ही अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा। इंटर कन्वर्जन जरूर हो सकता है हीट का वर्क में, वर्क का हीट में, वर्क से इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, इंटरनल एनर्जी को घटा के कुछ वर्क कर लेना। ये आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेबल होते हैं। और उसका इक्वेशन है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यानी कि आप या तो हीट एक्सचेंज से या W से इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली चेंज कर सकते हो। ठीक है, total energy of universe remain constant. It is law of conservation of energy because delta U is coming from Q and W itself. No other method, no other energy exchange can give
इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर Q नेगेटिव है मतलब सिस्टम एनर्जी को, हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अगर W नेगेटिव है तो वो वर्क कर रहा है, तब डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे Q नेगेटिव और W नेगेटिव होगा तो डेल्टा U भी क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अब आप लॉजिकली सोचो, कोई मशीन है, काम करती रहेगी तो उसका एनर्जी कंटेंट कम होगा, राइट? समझ में आ गई बात? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, याद रखना है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, दिमाग में बैठा लो, ठीक? अब जब आप डेल्टा U या फिर U पर आए तो यहां पे कुछ बात कर लेते हैं। ये टॉपिक यहां पे लिख रहा है एंथैल्पी। एंथैल्पी पे जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं हम कि देखो U जो है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से लेकर आए हो, तो U एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी वो इनिशियल और फाइनल एनर्जी की पहले कितनी वैल्यू थी और बाद में कितनी थी। अभी जब हमने डेरिवेशन देखा तो Q एक अलग पाथ, W एक अलग पाथ, ठीक है, लेकिन टोटल चेंज जो था वो जो बिल्कुल U1 से U3 पे हम गए उस चेंज के बराबर ही था। तो U एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, U इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव है नेचर में, ये भी हम देख चुके हैं, अमाउंट बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, राइट? इसका मतलब Q पाथ फंक्शन, W पाथ फंक्शन, लेकिन Q प्लस W स्टेट फंक्शन होगा। ये बात समझ में आई? ये इंटरनल एनर्जी की कुछ बातें। अब जब आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो तो हमने एक इक्वेशन देखा था, याद है? डेल्टा U इक्वल टू एन CV डेल्टा T, याद आ रहा है? हीट कैपेसिटी में देखा था डेल्टा U इक्वल टू एन CV डेल्टा T, यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो किसके बराबर है? N मोल्स, 1 मोल के लिए CV डेल्टा T हो जाएगा। क्लियर? यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा U, ठीक है? तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा U। हम बोल सकते हैं ना, हमने हीट कैपेसिटी में देखा डेल्टा U इक्वल टू QV, क्योंकि QV किसके बराबर होता है? NCV डेल्टा T, और NCV डेल्टा T किसके बराबर? डेल्टा U, तो डेल्टा U इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब जब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की आपने बात की और आपने रियलिटी की बात की, तो रियलिटी में आप क्या करते हो? जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं या नॉर्मली जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो आपके कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। कहां पर होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वहां पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज, जो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, उससे डिफरेंट आता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? कि जब सिस्टम है, आपने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका इंटरनल एनर्जी अगर U1 है, आपने इसको Q और W दे दिया, मैं साथ में लिख रहा हूं, तो इसका इंटरनल एनर्जी हो गया U2, यानी कि कोई एनर्जी ना क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई। लेकिन ये देखा गया जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो प्रेशर बाहर से अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो जब गैस कोई वर्क करेगी, ठीक है, तो गैस को जब वर्क करना पड़ेगा तो उसको उस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर को भी बेयर करना पड़ेगा, यानी कि उसकी एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है उसको हल्का सा डिस्प्लेस करने में भी लगेगा। बेसिकली अ पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू कंपनसेट फॉर एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के एवज में एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम हीटेड कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। तो वहां पे टोटल जो आपने डेल्टा U निकाला है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा एनर्जी चेंज की। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं। एंथैल्पी का सिंबल H होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि ये हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल हीट कंटेंट, यानी कि वो एनर्जी का फ्रैक्शन जो कि इंटरनल एनर्जी को तो चेंज करेगा ही सही, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सटर्नल वर्क डन है, जो कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, उसके लिए जो वर्क करना है सिस्टम को, ठीक है, वो जो एडिशनल वॉल्यूम को डिस्प्लेस करके जो वर्क करना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टोटल उसका सम एंथैल्पी। यानी कि अगर एक कंटेनर है, एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, मैं उसको हीट कर रहा हूं,
ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी दूंगा वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगी। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको हल्का सा डिस्प्लेस करने में भी कुछ एनर्जी लगेगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको डिस्प्लेस करने में भी थोड़ा बहुत काम एनर्जी का लगेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ V बिकॉज ऑफ P एक्सटर्नल प्लस एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इन दोनों का सम टोटल क्या कहलाएगा आपका, एंथैल्पी। क्या कहलाएगा, एंथैल्पी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हम इंटरनल एनर्जी की जगह एक नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल H निकालते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, atmospheric pressure, so it has been found to usefully define a new state function which is enthalpy, which is represented by H, right। तो क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में एनर्जी लगेगा, प्लस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, तो आपको जब इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर अगर आप एनर्जी दोगे तो उसमें से कुछ पोर्शन इसको डिस्प्लेस करने में लग जाएगा। तो जो आपका एग्जैक्ट डेल्टा यू है उसका कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज आपको हीट एक्सचेंज के बराबर मिल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा नहीं होगा, तो हमने नया वेरिएबल डिफाइन किया, एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी कंटेंट है उसको हमने बोल दिया PV और इंटरनल एनर्जी U। तो H किसके बराबर हो गया, U प्लस PV। और हम क्या निकालते हैं, एंथैल्पी का चेंज, यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लेट्स से एक सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, जो भी प्रोसेस हो वहां से गया, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो स्टेट पे डिपेंड करेगा, राइट। देखो एंथैल्पी स्टेट 1 में कितना, H1 U1 प्लस P1 V1, 2 में H2 U2 प्लस P2 V2। चेंज कितना आया, H2 माइनस H1 U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। तो U2 माइनस U1 क्या हो गया, डेल्टा U। P2 V2 माइनस P1 V1 ये आपका डेल्टा PV हो गया। तो डेल्टा H आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर डेल्टा H आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हुआ तो कांस्टेंट प्रेशर में ये बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो V डेल्टा P हो जाएगा आपका। क्लियर। जनरली आप क्या लिख सकते हो, जब भी आप मेजरमेंट कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो देखो आपका ये इक्वेशन आएगा हमेशा। और जनरली, व्हाई आई एम सेइंग अगेन जनरली, क्योंकि यहीं पे सारे आपके मेजरमेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। ये आपका डेल्टा H हुआ और एंथैल्पी हुआ। सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करते हैं, ठीक है। जनरली अपन गैसेस की बात करें। सॉलिड लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो हीट जो आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये जो डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंशिएशन है ना, ये जो ये अपन अलग अलग कर रहे हैं, ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V बोलते हैं, ठीक है। dV लिया तो इंटीग्रेट कर दिया तो P डेल्टा V आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली डेल्टा H डेल्टा U के बराबर ही होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, कुछ चीजें दिमाग में याद रखनी है, यही पूरा थर्मोडायनेमिक्स है। आइसोबारिक में QP डेल्टा H डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 हमने उठा लिया, वही डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है। P2 और P1 और V2 और V1 ऑलमोस्ट बराबर है। किसके लिए, मैं सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूं अगेन। तो यहाँ पे डेल्टा U डेल्टा H के बराबर, यानी कि कोई भी प्रोसेस लो, आइसोबारिक ले लो या आइसोकोरिक ले लो, सब में आपका क्या रहेगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। तो स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है, आपका डेल्टा U डेल्टा H बराबर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। देखो अब ये जो चेंज है इंटरनल एनर्जी
और चेंज इन इंथैल्पी, ये हमारे लिए कहाँ यूजफुल है, केमिकल रिएक्शंस में कहाँ यूजफुल है। तो मान लीजिए ये एक रिएक्शन मुझे दी हुई है, ठीक। अब हम यहां बोलेंगे डेल्टा यू क्या है, सी का इंटरनल एनर्जी प्लस डी का इंटरनल एनर्जी माइनस ए का इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस बी का इंटरनल एनर्जी, प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी का सम माइनस रिएक्टेंट के इंटरनल एनर्जी का सम आपको डेल्टा यू की वैल्यू देगा, क्योंकि प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब यहां पे मैंने सी को सी से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड करेगी, राइट। तो ये आपका डेल्टा यू आ गया। और इसी तरह अगर मुझे डेल्टा एच निकालना हो तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ठीक। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो आर लिख दिया मैंने रिएक्शन के लिए, पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी या फिर डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपने पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर टी कर दिया, क्योंकि ये कौन सा पार्ट ऑफ एनर्जी है जो गैसेस में यूज होता है, यानी कि ये पी डेल्टा वी एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क कब होगा, जब गैसेस होंगी। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस के मॉलिक्यूल्स बड़े या कम हो रहे हैं तो हम पी डेल्टा वी की जगह क्या यूज करते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। समझ में आया, ये हमारा केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन था, ठीक है। और फेज ट्रांजिशन में देखें तो फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर पे आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फेज बदलता रहता है। तो उस दौरान जो है आपका हीट कांस्टेंट क्या रहता है, हीट कैपेसिटी क्या रहती है, इनफाइनाइट हो जाती है। कैसे, क्यू वी को लेके देखें, एन सी वी डेल्टा टी, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो सी वी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी कि आप जो भी हीट दोगे, ठीक है, वो टेम्परेचर को नहीं बदलेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात। तो फेज ट्रांजिशन में दो चीजें देखनी है, द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, पहली चीज तो ये, और हीट एब्जॉर्ब जो भी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड अलग होगा, लिक्विड से वेपर के लिए अलग होगा, ठीक है। तो फ्यूजन, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सॉलिड आइस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर रिवर्सिबली चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर एब्जॉर्बिंग हीट विच इज नोन एज हीट कैपेसिटी, नो, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, छुपी हुई जो हीट है, क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा कि हीट कैपेसिटी तो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, यानी कि आप हीट दिए जा रहे हो, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। तो क्या हो रहा है, फेस कैसे चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है क्योंकि एक छुपी हुई हीट उसके फेस को सॉलिड से लिक्विड में ले जा रही है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्लियर, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह वेपराइजेशन में क्या होता है, आपका वाटर और उसकी वेपर के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ये टेम्परेचर है बॉइलिंग और ये 1 atm, तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन छुपी हुई हीट है, हीट कैपेसिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे लेटेंट हीट। समझ में आ गई बात। अब वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। आइसोथर्मल वर्क का जनरल एक्सप्रेशन V1 से V2 P डेल्टा V इंटीग्रेट कर दोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आपका वर्क निकल आएगा। जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर का चेंज क्या है, जीरो, टेम्परेचर का चेंज जीरो, तो डेल्टा U NCV डेल्टा T जीरो, तो डेल्टा U भी जीरो। तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, अगर डेल्टा U जीरो है तो Q प्लस W जीरो हो गया, Q प्लस W जीरो हो गया तो Q इक्वल टू माइनस W, पहली चीज। दूसरी चीज, इरिवर्सिबल में तो ये आ जाएगा वर्क आपका, ठीक है, और वर्क आ गया तो हीट भी निकल जाएगा, क्योंकि वर्क और हीट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, लेकिन नेचर अपोजिट। कैसे, आइसोथर्मल में देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, तो जितना भी वर्क करोगे उतना ये हीट बाहर एक्सचेंज कर देगा सराउंडिंग के साथ, ताकि क्या रहे आपका T कांस्टेंट रहे। T कांस्टेंट रहेगा तो आपका U भी कांस्टेंट, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। इरिवर्सिबली ऐसे होगा, रिवर्सिबली में आप क्या करोगे, वर्क को इंटीग्रेट कर दोगे, तो P एक्सटर्नल P डॉट dV का इंटीग्रेट किया V1 से V2, ठीक है। अब जब P है nRT बाई V लिख सकते हो, तो माइनस nRT बाई V, V1 से V2 dV बाई V, 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, V2 से V1 से V2, ठीक है। तो इसी को आपने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस nRT ln V2 माइनस nRT ln V1,
तो ln v2 माइनस ln v1 ln v2 बाई v1 लॉग का एक एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ से क्या आ गया, रिवर्सिबल आ गया। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूलेज देखेंगे, इनके डेरिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आइसोथर्मल के लिए, दूसरा आइसोबारिक है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो सीधा सीधा प्रेशर बाहर आ जाएगा और v2 माइनस v1 हो जाएगा आपका वर्क। ठीक है, p डेल्टा v को nr डेल्टा t भी लिख सकते हैं, किसके लिए, जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन है ही नहीं, तो हम nr डेल्टा t भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइसोबारिक में जो हीट एक्सचेंज होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं QP। तो P एक्सटर्नल v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस nr डेल्टा t भी बोल सकते हो, और हम डेल्टा H भी बोलते हैं, पढ़ा था पहले, डेल्टा H इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डॉट डेल्टा V 0, वर्क डन 0। तो फर्स्ट लॉ से हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट pressure is a state function, but heat it is a path function and work is also a path function। ये बात आ गई सबको समझ में, आगे बढ़े। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 होता है। ठीक है, तो वर्क NCV डेल्टा T, और एक और यहाँ पे हम बोलते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये याद रखना है आपको, इसका डेरिवेशन हमें नहीं देखना है। गामा मैंने बताया था CP बाई CV का वैल्यू, क्लियर। फिफ्थ होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा, वर्क जो होता है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं है सब्सटेंस का, तो यहाँ पे आपका प्रेशर एक्सटर्नल जीरो होगा। तो जीरो एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो माइनस जीरो इंटू डेल्टा वी, वर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो। फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। ये आपका वर्क का पार्ट था। अब एक कार्नोट साइकिल नाम की चीज हमारे सामने आई। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ये फर्स्ट लॉ, एनर्जी एक्सचेंज, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इनके एप्लीकेशन पढ़ा। एक मशीन है जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देती है। एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी कार्नोट साइकिल हम यहां पर देखने वाले हैं। क्या बात करती है कार्नोट साइकिल, बेसिकली स्टेट ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से अगेन ए के बीच में एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और जिसमें हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए काम आती है ये कार्नोट साइकिल। बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या है किसी वर्क की, अगर हम डिफरेंट वर्क देखें तो कितना मैक्सिमम वर्क मुझे मिल सकता है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो P1 V1 P2 V1, ठीक है, फिर P3 V3 P4 V4, ये V1 नहीं, ये V2 होगा। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे वॉल्यूम V2। ये ग्राफ किसके बीच है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो देखो P1 V1 से P2 V2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। तो A से B क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है, याद रखना है सिंपली। ठीक, इसको हम क्या निकालते हैं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल यानी डेल्टा U 0, डेल्टा U 0 तो W इक्वल टू Q, तो Q इक्वल टू माइनस W है, एक्सपेंशन है तो माइनस माइनस प्लस, रिवर्सिबल है तो nRT ln V2 बाय V1। ठीक है ना, ये आपका आ गया nRT2 ln V2 बाय V1। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्लियर। उधर भी T2 इधर भी T2, ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि Q2 और T2 को हमने रिलेट कर दिया यहाँ पे, है ना। अब देखो BC एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिकली। ठीक है ना, एडियाबैटिक रिवर्सिबली एक्सपेंशन, BC वर्क NCV T1 माइनस T2। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल T1 माइनस T2। इसी को अगर हम आगे देखें C से D, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें हम अगेन आइसोथर्मल है, डेल्टा U 0 Q इक्वल टू माइनस W माइनस nRT1 ln V4 बाई V3। ये T1 है और यहाँ पे भी आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक, और आपका D2A हो जाएगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक, वो हो गया NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो W D टू A और B टू C क्या है, अपोजिंग है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकलेगी वो टोटल वर्क अपॉन जितना हीट आपने दिया, तो कितना टोटल वर्क आप उस इंजन से ले पा रहे हो डिवाइडेड बाय कितना हीट आपने दिया था,
तो टोटल कितना हुआ आपका Q1, ठीक, और पहले आपका कितना था Q2, वापस देखेंगे ये रहा Q2, इनकी इक्वेशंस पुट करेंगे तो आपके पास वही चीज आ जाएगी, ठीक है, Q1 प्लस Q2 वैल्यू पुट करी डिवाइड बाई Q2, तो आपके पास आया T2 माइनस T1 बाई T2, तो यहाँ पे T2 बाई T2 हो गया 1, तो 1 माइनस T1 बाई T2 आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया कार्नोट साइकिल का। समझ में आ गया आपको?